नमस्कार, मैं कविता मीना, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा में कार्यरत हूँ। आज मैं हिंदी साहित्य के प्रथम काल आदिकाल, जिसकी समय सीमा विक्रम संवत 1050 से 1375 विक्रम संवत तक मानी जाती है, आदिकालीन हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियों के बारे में आज मैं आपसे चर्चा करूँगी। जब हम हिंदी साहित्य का आदिकाल पढ़ते हैं तो उन रचनाओं का जब हम अध्ययन करते हैं तो कौन कौन सी विशेषताएं, कौन कौन सी प्रवृत्तियां हमारे सामने उभर कर सामने आती हैं, आज हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, इस समय की जो रचनाएं थी उनमें सबसे जो पहली प्रमुख प्रवृत्ति जो सामने आती है वो है वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता। आदिकाल का जो हिंदी साहित्य है उसका जब हम अध्ययन करते हैं तो ये दो रसों पर आधारित रचनाएं हमें ज़्यादा मिलती है, वीर रस और श्रृंगार रस। वीर रस इसलिए क्योंकि उस समय जो राजपूत राजा थे उनमें निरंतर युद्ध की स्थिति बनी हुई थी। युद्ध किस कारण होता था, उसके दो प्रमुख कारण मैंने आपको पहले भी बताए थे कि एक तो सुकुमार सुंदरियों के प्रति आसक्ति की भावना और दूसरा था साम्राज्य विस्तार की भावना। तो जहाँ पर सुकुमार सुंदरियों के प्रति आसक्ति की भावना दिखाई देती है वहाँ पर हमें श्रृंगार रस प्रमुख हो उठता है, और जहाँ पर जो राजपूत राजाओं के निरंतर युद्ध का वर्णन किया गया है वहाँ पर वीर रस प्रमुख बन पड़ता है। तो इन दो रसों पर आधारित रचनाएं आदिकाल के समय में ज़्यादा रची गई, वीर रस और श्रृंगार रस। कारण भी साफ था, परिस्थितियाँ इसी तरह की थी। जो राजपूत राजा थे वो निरंतर युद्ध किया करते थे और उन युद्धों का जो दरबारी कवि हुआ करते थे वो बढ़ा चढ़ाकर जो है उनका वर्णन प्रस्तुत किया करते थे। साथ ही राजाओं की जो कमजोरी थी वो सुंदरियों का सौंदर्य वर्णन सुनना पसंद करते थे, और यही कारण था कि जो दरबारी कवि थे क्योंकि उनको आजीविका चलानी है अपनी, तो इसलिए आश्रयदाताओं को खुश करना वो उनके लिए बहुत ज़रूरी था, और यही कारण था कि वो नारियों के सौंदर्य के वर्णन उनके सामने प्रस्तुत किया करते थे। तो ऐसी जो रचनाएं रची गई उनमें श्रृंगार रस प्रमुख बन पड़ा, और जो राजाओं का युद्ध और उनके शौर्य पराक्रम का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन जो दरबारी कवियों ने प्रस्तुत किया उनमें वीर रस प्रमुख बन पड़ा। तो आदिकालीन जो हिंदी साहित्य है उसकी सबसे पहली प्रवृत्ति है वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता। देखिए, पृथ्वीराज रासो है उसकी चंद बरदाई ने किस तरह से नायिका के सौंदर्य का चित्रण किया है, सुनिए कि मनहु कला ससी भान कला सोलह सो बनिए बाल बेस सीता समित अमृत रस बनिए। वो नायिका इतनी सुंदर थी कि मानो ऐसा लगता था कि चंद्रमा की 16 कलाओं से उसके रूप सौंदर्य का निर्माण किया गया हो। दूसरी जो प्रवृत्ति है आदिकालीन हिंदी साहित्य की वो है आश्रयदाताओं की प्रशंसा। चूँकि यह जो समय था वो आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा करने का समय था। जो दरबारी कवि हुआ करते थे उनकी आजीविका उन्हीं आश्रयदाताओं की प्रशंसा पर चलती थी। तो जो दरबारी जो कवि हुआ करते थे वो अपने राजाओं की प्रशंसा किया करते थे, चाहे राजा युद्ध में पराक्रम साबित हो या नहीं हो, उसके शौर्य का, उसकी वीरता का बढ़ा चढ़ाकर बखान करना उस समय के दरबारी कवियों की कह लीजिए मजबूरी थी, या इस तरह का वर्णन करके ही वो अपनी आजीविका, अपना घर पालन पोषण है वो कर सकते थे। क्योंकि अगर आश्रयदाताओं का प्रशंसा नहीं की तो आश्रयदाता खुश नहीं होंगे, और अगर आश्रयदाता राजा खुश नहीं हुए तो फिर दरबारी कवि अपनी आजीविका किस तरह से चलाएंगे। तो उस समय जो आश्रयदाता जो राजा है उनकी प्रशंसा में ज़्यादातर जो अधिकतर ग्रंथ वो लिखे गए हैं। खासकर रासो काव्य की बात करें तो ज़्यादातर दरबारी कवियों के द्वारा लिखे गए काव्य हैं, और उनमें अपने अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा का बखान उन्होंने किया है। तीसरी जो प्रवृत्ति हमें सामने देखने दिखाई देती है वो है संकुचित राष्ट्रीयता। आदिकाल का जो समय था वो एक ऐसा समय था जहाँ पर हमें व्यापक राष्ट्रीयता दिखाई नहीं देती, एक हमें संकुचित राष्ट्रीयता उस समय दिखाई देती है, क्योंकि परिस्थितियाँ इसी तरह की थी। जो राजा थे उनके लिए एक छोटा सा भूभाग, वहाँ के लोग, वहाँ की जनता, यही उसका राष्ट्र हुआ करती थी। संपूर्ण भारत के प्रति जो भावना है वो उनमें नहीं दिखाई देती थी। लोग भी इसी तरह के थे, एक छोटा सा भूभाग, वहाँ का राजा, वहाँ के लोग, उनके प्रति ही उनकी श्रद्धा थी। संपूर्ण राष्ट्र पड़ोसी राज्य में क्या हो रहा है इससे उन्हें कोई मतलब नहीं था। चाहे बाहरी विदेशी आक्रमणकारी पड़ोसी राज्य को लूट कर ले जाए तो भी उन्हें कोई मतलब नहीं था। तो एक व्यापक राष्ट्रीयता आदिकाल में हमें दिखाई नहीं देती है। एक संकुचित राष्ट्रीयता उस समय के राजा में भी विद्यमान थी, उस समय की प्रजा में भी विद्यमान थी। तो ये जो संकुचित राष्ट्रीयता है वो हमें इस समय की रचनाओं में दिखाई
देती हैं। तो तीसरी जो प्रवृत्ति है वो है संकुचित राष्ट्रीयता। इसके अलावा देखिए, इतिहास कम कल्पना अधिक। आदिकालीन जो रचनाएं हैं उसमें चरित्र जो नायक लिए गए हैं वो तो इतिहास के पात्र उन्होंने ले लिए रचनाकारों ने, लेकिन जो रचनाएं हैं वो इतिहास से बहुत कम मेल खाती हैं। उनकी तिथियां, नामावलियां, ये सब कुछ उन्होंने कल्पना का मिश्रण करके प्रस्तुत की है। यही कारण है कि जो आदिकाल की जो रचनाएं हैं उसमें इतिहास कम मिलता है और उसमें जो है कवि ने अपनी कल्पना से तिथियों में, नामावलियों में, घटनाओं में परिवर्तन उन्होंने किया है। पृथ्वीराज रासो जो रचना है आदिकाल की, उसकी प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता का जो प्रश्न हम बार बार उठाते हैं वो इसी कारण से है, क्योंकि जो रचना है वो नायक जो है लिया गया है, जो चरित्र नायक है पृथ्वीराज चौहान, वो इतिहास से मेल खाता है। बाकी जो घटनाएं हैं, जो तिथियां हैं, इनमें काफ़ी अंतर पाया जाता है। यही कारण है कि इस समय की जो रचनाएं हैं वो इतिहास से कम मेल खाती हैं और कल्पना की प्रचुरता उसमें अधिक दिखाई देती है। ऐतिहासिक तथ्यों का अभाव इस समय की रचनाओं में दिखाई देता है। अगली जो प्रवृत्ति है वो है प्रामाणिकता में संदेह है। आदिकालीन जो हिंदी रचनाएं हैं, चूंकि उसमें कल्पना का पुट इतना ज़्यादा अधिक आ चुका है कि समझ में नहीं आता कि ये जो ऐतिहासिक जो चरित्र उन्होंने उठाया है वो प्रमाणिक है भी या नहीं। क्या ये वही राजा है जो इतिहास में हुआ था, या फिर इस जो काव्य में रचा गया जो नायक है वो अलग है। तो इस समय की जो रचनाएं हैं उनमें कल्पना की प्रचुरता के कारण जो है वो इतिहास कम दिखाई देता है। साथ ही इस समय की जो रचनाएं हैं वो अभी उनमें से अधिकतर जो रचनाएं हैं वो उपलब्ध नहीं हो पाई है, तो केवल उनकी नामों का उल्लेख हुआ है। तो इस वजह से अधिकतर रचनाएं जो है उनकी प्रामाणिकता में संदेह उत्पन्न होता है कि क्या इस तरह की रचनाएं आदिकाल में हुई भी थी या नहीं, क्योंकि कई रचनाएं तो ऐसी हैं जिनका दूसरी रचनाओं में सिर्फ नाम मात्र का उल्लेख मिलता है, वो अभी तक उसकी जो है प्रति वो प्राप्त नहीं हुई है। तो ऐसी रचनाएं आदिकाल में अधिकतर ऐसी रचनाएं हैं जो अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए उनकी प्रामाणिकता में संदेह की स्थिति आज भी बनी हुई है। अगली जो प्रवृत्ति है वो कला पक्ष से जुड़ी हुई है। डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग। आदिकालीन जो रचनाएं थी वो अलग अलग भाषाओं में जो है आदिकालीन हिंदी साहित्य रचा गया। प्राकृत में भी रचनाएं हो रही थी, अपभ्रंश में भी रचनाएं हो रही थी, अवहट्ट में भी रचनाएं हो रही थी, लेकिन बात करें तो यहाँ पर डिंगल और पिंगल में जो है वो अधिकतर रचनाओं का निर्माण किया गया। डिंगल यानी जिसमें राजस्थानी भाषा के शब्दों की बहुलता मिलती है उसे हम डिंगल भाषा के नाम से जानते हैं। पिंगल जिसमें ब्रज भाषा के शब्दों की प्रचुरता मिलती है उसे हम पिंगल भाषा के नाम से जानते हैं। तो डिंगल और पिंगल भाषाओं में इस समय रचनाओं का निर्माण ज़्यादा हुआ, खासकर जो रासो काव्य हैं उनमें इन डिंगल पिंगल भाषाओं का प्रयोग ज़्यादा हुआ है। इसके अतिरिक्त मैथिली में भी इस समय रचनाएं हुई। अमीर खुसरो उन्होंने खड़ी बोली में काव्य रचना की। विद्यापति हैं उन्होंने मैथिली में जो है वो रचना प्रस्तुत की। तो अलग अलग भाषाओं में इस समय का जो साहित्य है वो रचा गया। किसी एक भाषा के बारे में हम नहीं कह सकते कि केवल डिंगल और पिंगल भाषा में ही रचना हुई थी, नहीं, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग भावों से जुड़ा हुआ साहित्य है जो है वो है हिंदी साहित्य के आदिकाल में हमें दिखाई देता है। तो भावों की दृष्टि से भी विविधता दिखाई देती है, तो भाषाओं की दृष्टि से भी विविधता दिखाई देती है। और एक और जो है बात है, जो भाषाओं में तो विविधता दिखाई देती ही है, साथ ही जो आदिकाल की जो हिंदी रचनाएं हैं वो अलग अलग छंदों में भी उनका निर्माण हुआ है। तोमर, तोटक, उल्लाला, तो इस तरह के अलग अलग छंदों में जो है वो हिंदी साहित्य के आदिकाल की जो रचनाएं हैं उनका सृजन हुआ है। तो भाव और भाषा दोनों ही दृष्टि से एक विविध मुखी साहित्य, एक विविध भाषा वाला साहित्य जो है वो हिंदी साहित्य के आदिकाल में हमें दिखाई देता है। यही कारण है कि इन प्रवृत्तियों में इतना बिखराव है कि आदिकाल का जो नामकरण है उसकी समस्या भी यहीं से उत्पन्न होती है कि इतने विविध प्रकार का साहित्य इस समय रचा गया है, तो इसको नाम क्या दिया जाए? आदिकाल, वीरगाथा काल, चारणकाल, सिद्ध सामंत काल या फिर कोई अन्य नाम? ये स्थिति इसलिए पैदा हुई क्योंकि एक बिखराव की जो स्थिति है वो आदिकालीन साहित्य में हमें दिखाई देती है। तो आज जो हमने अध्ययन किया है वो हिंदी साहित्य के आदिकाल की जो प्रवृत्तियां हैं उसके बारे में हमने चर्चा की है।
उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को कुछ समझ में आया, या फिर इसमें इसके अतिरिक्त और भी अन्य प्रवृत्तियाँ हैं जिसके बारे में हम अध्ययन कर सकते हैं, और भी विस्तृत रूप से हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं पुस्तकों को पढ़कर। धन्यवाद।